मैक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेंदी। तो जब भी कोई मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर क्या, नेशनल इनकम इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट यस सबसे ज्यादा वेटेज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम 10, गवर्नमेंट बजट 6, मनी एंड बैंकिंग 6, फॉरेक्स बीओपी 6, इसके 12 मार्क्स। चैप्टर का नाम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बोर्ड्स में 12 मार्क्स का। तो मार्क्स तो चलो ठीक है कि एक तरफ हो गए, बट अदरवाइज भी काफी लेंदी चैप्टर है। अगर कोई चैप्टर लेंदी होता है तो बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास उसकी प्रॉपर चेकलिस्ट हो। चेकलिस्ट हमें बस एक चीज में हेल्प करती है कि कुछ रह तो नहीं गया, कोई कॉन्सेप्ट छूट तो नहीं गया, क्योंकि 12 मार्क्स में नॉर्मली 4 to 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं और 6 to 8 मार्क्स की थ्योरी आ सकती है। इट कैन बी द अदर वे अराउंड ऑल्सो, कोई रेशियो फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर 8 मार्क्स की थ्योरी आई तो थ्योरी कॉन्सेप्ट ज्यादा चेक होंगे, 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आए तो सिर्फ 4 मार्क्स की थ्योरी होगी, बट हमें नहीं पता कि रेशियो क्या होगा। तो इसीलिए आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट पे वो 3 मार्कर बना देंगे, 4 मार्कर बना देंगे, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। आपका हर एक कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होना चाहिए कि फॉर दैट मैटर, अगर जैसे कि किसी ने डाउट पूछा था कि मेरे को डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में डाउट है, it is not difficult, okay, it might not affect your other concepts of equilibrium or numericals, it will not be used anywhere in the chapter, but still it is important, क्योंकि अगर उस पर क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स का एंड आपको वो नहीं आता तो आप कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए इट इज important to have a checklist and to ensure that every point has been covered thoroughly, कि अगर वो एक पॉइंट भी आ जाए, उस पर क्वेश्चन आ जाए तो हम आंसर कर पाए। तो चेकलिस्ट में क्या, चेकलिस्ट से पहले इस चैप्टर का पर्पस क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमें क्या एसरटेन करना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट of the economy, equilibrium level of income and employment of the economy। एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल डिसाइड करना है। तो इक्विलिब्रियम इकोनॉमी कैसे अटेन करती है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे चैप्टर का, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारी चेकलिस्ट बन जाएगी। An economy is said to be in equilibrium, an economy is said to be in equilibrium when AD is equal to AS, when AD is equal to AS। वो आगे जाके हम देखेंगे कि और क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो सकते हैं कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बट AD इक्वल टू AS तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कि AD क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फिर जब हम आगे स्टडी करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड होते हैं C प्लस I, तो C क्या होता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा C इज कंजम्पशन फंक्शन, C is consumption function, I is investment function। तो जब हम कंजम्पशन फंक्शन स्टडी करेंगे
तो हम स्टडी करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के साथ ही एपी सी क्या होता है, एमपी सी क्या होता है। तो ऐसे आपको पता लगेगा अच्छा वन थिंग विल लीड टू अनदर, उससे आपको सीक्वेंसिंग भी समझ आएगी कि अच्छा मेरे को एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक मेरे को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में ना पता हो। फिर जब कंजम्पशन स्टडी करेंगे तो कंजम्पशन फंक्शन के साथ एपीसी और एमपीसी भी स्टडी करेंगे। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो जब इन्वेस्टमेंट फंक्शन स्टडी करेंगे तो इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कवर कर लेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट किसके साथ करेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एडी इक्विलिब्रियम क्या है, एडी इज इक्वल टू एएस। एडी क्या होता है, सी प्लस आई। एएस क्या होता है, एएस होता है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एस सी प्लस एस। ध्यान से देखना, सॉरी, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। एएस aggregate supply, AS is also represented by Y। यहाँ पे Y को disposable income बोलते हैं। डिस्पोजेबल इनकम के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जो भी आपकी इनकम है या तो आप उसको कंज्यूम करते हो या आप उसको सेव करते हो। तो Y इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो किसी ने डाउट पूछा कि क्या डिस्पोजेबल इनकम हमारे कोर्स में है। नेशनल इनकम में डिस्पोजेबल इनकम हमारे कोर्स में नहीं है। इसका मतलब होता है कि डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करने को नहीं आ सकती। प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, ये सब कोर्स से डिलीट हो चुके हैं, नहीं आ सकते। बट वो जानबूझ के इनडायरेक्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, इट इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएट करा जा सकता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गिवन है, पर्सनल सेविंग गिवन है, आप उससे क्या निकालेंगे, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड में यूज हो सकता है। तो इट इज इन कोर्स। डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम डिस्पोजेबल इनकम, तो ये यहाँ पे भी कवर हो रहा है कि y इज योर डिस्पोजेबल इनकम, इट इज इक्वल टू c प्लस s। तो c तो आपका वही है कंजम्पशन फंक्शन। फिर s क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे s, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन के हम साथ सीखेंगे एपीएस क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, सेविंग फंक्शन के साथ सीखेंगे। फिर इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री एएस कर्व। 45 डिग्री कर्व क्यों होता है, 45 डिग्री लाइन क्यों होती है इसका, उसका सिग्निफिकेंस हम इसके साथ कवर करेंगे। तो क्रक्स क्या है चैप्टर का, टू अटेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी। बट इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस। एडी और एएस इक्विलिब्रियम स्टडी करने से पहले हमें एडी के कंपोनेंट्स ढंग से स्टडी करने चाहिए। इस चैप्टर के पर्पस के लिए एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अदरवाइज तो एडी में एग्रीगेट डिमांड में तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट में फर्म्स का भी आ गया, पर्सनल भी आ गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते थे एग्रीगेट डिमांड के। तो बट हम इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, एक्सटर्नल सेक्टर नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे हम एडी में सिर्फ सी प्लस आई, मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, नेट एक्सपोर्ट्स नहीं है, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। अजम्पशन एडी करा, एएस करा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन and curve from consumption function।
फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। दो अलग क्वेश्चंस होते हैं, दो अलग क्वेश्चंस होते हैं, दो अलग क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हमें कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन दे रखी होगी, हमें सेविंग फंक्शन की इक्वेशन निकालनी है। एक हो सकता है कि हमें कर्व दे रखा हो, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मांग रहे हैं या इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर उस पर डिपेंड करेगा। तो न्यूमेरिकल्स भी थ्योरी भी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होगा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी आगे और कंपोनेंट्स भी हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। एडी के कंपोनेंट सी प्लस आए, एएस के कंपोनेंट सी प्लस एस। तो यहाँ पे हमें कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट में डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें कवर करने के बाद, ये सब चीजें कवर करने के बाद नेक्स्ट हमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ऑर्डर में करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, ठीक है ना, गैप नहीं आता। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रिप्रेजेंटेड बाय के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रिप्रेजेंटेड बाय के। तो इसकी वर्किंग भी, ठीक है ना, मीनिंग एंड वर्किंग। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हमने पढ़ लिया एडी क्या होता है, एएस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इन सब की वर्किंग पढ़ ली, उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में दो अप्रोचेस हैं, एक एडीएस अप्रोच, एक है एडीएस अप्रोच, और एक है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एसआई अप्रोच। एडीएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो जब हम इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे तो तब डिटेल में करेंगे एडी क्या होता है, एडीएस अप्रोच क्या है, एसआई अप्रोच क्या है। अभी बस कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं इसमें करना क्या है। इनका ये इक्विलिब्रियम करने के बाद फिर आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, also known as excess demand, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कॉजेज, इम्पैक्ट, पूरा कॉन्सेप्ट। और फिर लास्ट में डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, वो सब इक्विलिब्रियम के साथ साथ कवर हो जाएगा। बट ध्यान रखना है कि ये भी इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे ग्राफ बनेगा, मीनिंग क्या होता है, ये सब हमें समझ आना चाहिए। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम थियोरेटिकली पता होना चाहिए। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इस पे मुझे डिबेट नहीं करना कि कोर्स में है कि नहीं है। छोटे छोटे ये ग्राफ्स ऑलरेडी हम बना रहे होते हैं, ये नहीं पता था अच्छा इसको ये भी कहते हैं, बस उतनी सी बात है। वो ग्राफ्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं बन रहे हैं, तो कुछ रह तो नहीं गया, वेरीफाई कर लेते हैं। एडी कॉन्सेप्ट क्या है, एडी इक्वल टू एएस। एडी में क्या आता है, सी प्लस आई। जब कंजम्पशन फंक्शन करेंगे तो एपीसी, एमपीसी, उन सब की रिलेशनशिप्स। इन्वेस्टमेंट फंक्शन के साथ करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एएस में आता है कंजम्पशन एंड सेविंग्स, तो कंजम्पशन फंक्शन तो वही है। सेविंग फंक्शन, जब सेविंग फंक्शन करेंगे तो एपीएस एमपीएस कवर होगा। फिर हम स्टडी करेंगे कि एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशनशिप होती है, एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशनशिप होती है, तो वो इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री एएस का वो इसके साथ ही आ जाएगा। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन एक सेपरेट क्वेश्चन होता है। डेरिवेशन ऑफ
सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एक अलग क्वेश्चन होता है, बट इट कैन बी आस्क्ड द अदर वे अराउंड ऑल्सो कि डिराइव कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन, डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। प्लीज ध्यान रखना, तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो वो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें आदत होती है कि डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व आदत होती है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि दूसरी चीज पूछी नहीं जा सकती, बिल्कुल पूछी जा सकती है, उसको भी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, इक्विलिब्रियम के दोनों अप्रोचेस, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, टर्म्स अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करोगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर होगी। तो एडी में कंजम्पशन फंक्शन क्या है वो अंडरस्टैंड करेंगे हम पहले, सेविंग फंक्शन क्या है वो अंडरस्टैंड करेंगे, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर करेंगे। ये तीन चीज़ें कर दी तो आप न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड कर सकते हो अच्छे से। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले कंजम्पशन फंक्शन ढंग से हमें पता होना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स, उसका मीनिंग, सेविंग फंक्शन ढंग से पता होना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स, उसके मीनिंग, और वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर ढंग से पता होना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स और उसके मीनिंग। उसके बाद न्यूमेरिकल्स को हाथ लगाएंगे और हम ढंग से कर भी पाएंगे।